नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल में। दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 12 नवंबर को। तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। एक क्लास अपनी हो चुकी है। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको क्लासेस मिलती रहें। दोस्तों, इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पेड कोर्सेज से भी अच्छी क्लासेस मिलेगी। अब हम लोग शुरू करेंगे एक और मॉक टेस्ट। शुरू करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पेपर सेकंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस have been given as options. Select the option that contains an error. हमारे पास यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस वाक्य को हमने कुछ भागों में तोड़ दिया है। सेंटेंस का वो पार्ट हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड ने क्या आंसर माना है, और बेसिकली ये जो सेंटेंस है इसमें दो एरर है। दोस्तों कह रहा है, रामायणा इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक। इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 500 BC टू 100 BC। दोस्तों, एपिक का मतलब होता है मेनली ए लॉन्ग स्टोरी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। दोस्तों, एपिक जो है एक लंबी कहानी को कहा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो पहला इसमें जो एरर है जो बोर्ड ने भी माना है वो ये है कि रामायणा जो है वो एक होली बुक का नाम है, पवित्र ग्रंथ का नाम है। और ग्रामर में जब हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक रूल आता है कि किसी भी पवित्र ग्रंथ के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रामायण से पहले आर्टिकल द का उपयोग होना चाहिए। सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट में एरर है। दूसरा, दोस्तों अगर हम यहाँ ऑथर का नाम जोड़ देते, जैसे मैं कहता वाल्मीकि's रामायण, इस तरीके से अगर लिखा हुआ आ जाता तो उस स्थिति में हमें यहाँ आर्टिकल द की आवश्यकता नहीं होती। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो मैं आपसे कह रहा था कि सेंटेंस में एक और गलती है, वो क्या है? दोस्तों यहाँ देखिए, कहा है अराउंड 500 BC टू 100 BC, मतलब 500 BC से लेके 100 BC के बीच में। दोस्तों ये टू लिखा हुआ है। जब भी हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो फ्रॉम का कॉम्बिनेशन बनता है किसके साथ? टू के साथ। तो यहाँ अगर टेक्निकली देखा जाए तो रिटर्न फ्रॉम 500 BC टू 100 BC इस तरीके से होना चाहिए। अराउंड 500 BC टू 100 BC नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हम लोग एक और कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, और वो है दोस्तों, वो जो अपना कॉम्बिनेशन है वो कौन सा बनेगा? दोस्तों वो कॉम्बिनेशन अपना बनेगा बिटवीन के साथ हम लोग किसका उपयोग करेंगे? एंड का उपयोग करेंगे। ये और कॉम्बिनेशन अपना बनता है अगर हमें टाइम ड्यूरेशन बतानी हो। तो ये क्वेश्चन हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। बोर्ड ने जो आंसर मार्क किया है वो रामायण से पहले आर्टिकल द का उपयोग होगा, जबकि यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली चैलेंज के हिसाब से था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर हमें एक वाक्य दिया है, हमें वाक्य का वो भाग आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामर के हिसाब से गलती है। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है शी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ, कि वह हमेशा अपना जो धन है या जो संपत्ति है उसको शो ऑन करती है। दोस्तों शो ऑन का मतलब तो होता है कि भी किसी चीज को दिखाना, लेकिन वाक्य का अर्थ है कि वह अपने धन का दिखावा करती है। तो इसके लिए जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों वो है शो ऑफ। करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? शो ऑफ है। दोस्तों शो ऑफ का मतलब क्या होता है? शो ऑफ का मतलब होता है दोस्तों टू बोस्ट, और वी कैन से ब्रैग। हिंदी में एक तरीके से अगर अपन कहें तो किसी चीज का दिखावा करना, ये हम लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन को अगर मार्क करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। सेंटेंस हमें दिया हुआ है, अगेन सेंटेंस को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमें सेंटेंस का वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है दोस्तों जिसमें ग्रामर के हिसाब से कोई गलती है। कह रहा है इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है ये कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों 5 तरीके के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों ये है हमारा ओपन कंडीशनल। ओपन कंडीशनल सेंटेंस में दोस्तों हमारे पास एक प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन होती है और उसका प्रोबेबल रिजल्ट होता है, मतलब व्यवहारिक रूप से संभव एक शर्त और उसका परिणाम। दोस्तों ओपन कंडीशनल जो हमारा सेंटेंस है उसमें कंडीशन जो होती है वो हम लोग प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है या जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है वो हम फ्यूचर सिंपल में लिखते हैं। फ्यूचर सिंपल के अलावा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज दोस्तों मॉडल सिंपल में भी लिखा जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर बरसात होगी कल तो मैं घर पे रुकूंगा, तो ये कंडीशन है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें हमें इफ़ नज़र आया है और इफ़ जो है दोस्तों वो कंडीशनल वर्ड है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये कंडीशनल क्लॉज है। तो हमने लिखा कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ फ्यूचर सिंपल में है तो विल रेन को हटाकर हम लोग यहाँ रेन्स करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है। तो ये बनेगा इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट थर्ड में यहाँ पर एरर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। एक और एरर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। कह रहा है हार्डली हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। दोस्तों यहाँ पर आपको हार्ड नजर आ रहा है और यहाँ पर वैन। दोस्तों सबसे पहले समझिएगा हार्ड जो है ये लैंग्वेज में एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है और एडवर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, इसका डुअल नेचर है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि अगर इसमें हम लोग ly सफिक्स का यूज करते हैं तो हमारे पास हार्डली बनता है जो कि एक एडवर्ब है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हार्डली जो है वो एक नेगेटिव एडवर्ब है, नकारात्मक क्रिया विशेषण है। दोस्तों हार्डली या कोई भी नेगेटिव एडवर्ब अगर आपको सेंटेंस के शुरुआत में नजर आए तो वहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है और वो कॉन्सेप्ट है इन्वर्जन का। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब जो है उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले होगा परंतु लास्ट में
आपको वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों होता क्या है, इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। लैंग्वेज में जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो मेनली इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। लेकिन इन्वर्जन का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले तो होगा लेकिन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। इसको मेनली हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। अब हार्डली से शुरू हुआ है तभी यहाँ पर आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले है और फिर उसके बाद में कौन मिला है, सब्जेक्ट। तो शुरू किससे होना चाहिए, हार्डली से, लेकिन लिखा क्या हुआ है, हार्ड। तो यहाँ हार्ड के स्थान पर क्या आएगा, हार्डली। आपको यहाँ से एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों कि हार्डली जो है इसको अगर हम लोग व्हेन के साथ एसोसिएट करते हैं तो ये को रिलेटिव कंजंक्शन बन जाता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। रिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है दोस्तों वो कंजंक्शन जो पेयर यानी जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं। हार्डली का पेयर किसके साथ बनता है, व्हेन के साथ। कई बार परीक्षाओं में यहाँ पर व्हेन की जगह देन लिख करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम लोग मार्क करें एरर तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट 4 में हार्ड की जगह हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हार्डली का यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। अगला जो है यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज टेस्ट आ गया है। दोस्तों पिछला जो सेशन था उसमें भी मैंने आपसे कहा था क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम लोग इसको पूरा पहले रीड आउट करेंगे तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्लोज टेस्ट का जो है मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन मोटिव क्या है इस क्लोज टेस्ट का, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ब्लैंक्स को भरेंगे। दोस्तों पहले इसको पूरा पढ़ेंगे। कह रहा है द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1905 वाज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है 1858 से लेके 1905 तक का जो समय था वो सीड टाइम था इंडियन नेशनलिज्म का। दोस्तों नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और सीड टाइम का मतलब होता है दोस्तों बीजारोपण। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जमीन में बीज बोते हैं और उस बीज पर जो है धीरे धीरे ग्रोथ होती है, पेड़ बनता है, पेड़ पर फल आते हैं। तो राष्ट्रवाद का बीज जो है 1858 से लेके 1905 तक के समय में किया गया था। आगे कह रहा है एंड द अर्ली नेशनलिस्ट्स डैश द सीड्स वेल एंड डीप। और आगे कहा है कि जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे उन्होंने जो बीज है बहुत अच्छे से और बहुत गहराई तक बीज लगाए थे राष्ट्रवाद के। इंस्टीड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील्स टू डैश सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी और ऑन ऑब्सक्यूरिस्ट अपील्स टू द पास्ट, they dash it in a hard-headed and penetrating analysis of the complex mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interests of the Indian people and British rule। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने जो बीज बोया था राष्ट्रवाद का वो कोई ऊपरी सतह पर नहीं बोया था या लोगों के इमोशंस में आके या लोगों के प्रेम में आकर नहीं किया था ये कार्य। उन्होंने बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया था और इंपेरियलिज्म का मतलब होता है दोस्तों साम्राज्यवाद, मतलब अपनी सीमाओं को बढ़ाना। इस तरीके से उस चीज पर उन्होंने अपने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को बेस किया था और बहुत ही हार्ड हेडेड का मतलब होता है दोस्तों जिसपे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया गया है या जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार किया गया है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके फिर उसके बाद में उन्होंने ये नेशनलिज्म का बीज जो है बोया था। और यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं उनके इंटरेस्ट को जो है उन्होंने सर्वोपरि रखा था। ब्रिटिश जो शासन था दोस्तों मेनली वो लोगों को बताया यहाँ के राष्ट्रवादियों ने कि ब्रिटिश शासन जो है वो हमें आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है।
आगे है दोस्तों, द रिजल्ट वॉज दैट दे डैश ए कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम विच डैश रेदर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। दोस्तों जो रिजल्ट निकल के आया था इस नेशनलिज्म के सीड का, वो ये था कि लोगों के लिए उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पे एक बढ़िया प्लान तैयार करके लोगों के सामने वो आए थे। तो लोगों को जब लगा कि हमारा आर्थिक और राजनीतिक विकास होगा, तो लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे कह रहा है दोस्तों, विच रेदर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, लेटर ऑन द इंडियन पीपल कुड गैदर अराउंड दिस प्रोग्राम एंड वेज पावरफुल स्ट्रगल्स। और दोस्तों जब इन्होंने भारतीय लोगों को, राष्ट्रवादियों ने भारतीय लोगों को उनका आर्थिक और राजनीतिक विकास दिखाया, तब लोग इस आंदोलन से हटने की बजाय इसमें जुड़ गए और बहुत ही मेहनत से इस आंदोलन के अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया और बाद में उनको सक्सेस भी मिली। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे। पहला जो ब्लैंक है, कह रहा है द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1905 वाज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दोस्तों सीड टाइम मतलब बीज रोपण करने का समय। एंड द अर्ली नेशनलिस्ट, और जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे वो लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, उन्होंने सो बरीड स्कैटर्ड थ्रू, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर सीड आपको नजर आ रहा है, सीड को बोने की बात हुई है, तो सो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है बोना या बीजारोपण करना। तो जब पास्ट टाइम में बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये पैसेज है पास्ट में है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ये सबसे अप्रोप्रिएट होगा। दोस्तों बरी का मतलब होता है किसी चीज को दफनाना, तो यहाँ पर किसी की डेथ वगैरह हुई नहीं है तो दफनाने से संबंधित कोई वर्ड नहीं है, बिल्कुल इररिलेवेंट है। स्कैटर का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का फैलना, किसी चीज का फैलना, उसको हम लोग स्कैटर बोलते हैं। और थ्रो की सेकंड फॉर्म है दोस्तों थ्रू, जिसका मतलब होता है फेंकना। अब पास्ट में है तो अपन फेंका था, इस तरीके से ले सकते हैं मीनिंग। तो दोस्तों यहाँ इस क्लोज टेस्ट में फर्स्ट ब्लैंक के अंदर सोड जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इंडियन नेशनलिस्ट एंड द अर्ली नेशनलिस्ट्स sowed the seeds well and deep instead of basing their nationalism or appeals to dash sentiments। उन्होंने कैसे इमोशंस पे अपने राष्ट्रवाद को नहीं रखा, तो शैलो का मतलब होता है सरफेस रिलेटेड। दोस्तों शैलो का मतलब होता है कि सतही स्तर पर, ऊपर ऊपर से, ज्यादा गहराई में नहीं। दोस्तों डीप का मतलब होता है गहरा, प्रोफाउंड का भी मतलब गहरा होता है, तो ये दोनों एक तरीके से सिनोनिम है, तो दोनों वर्ड एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ग्राउंडेड, दोस्तों ग्राउंडेड का मतलब होता है कि किसी चीज को हम लोग बहुत ही ताकतवर तरीके से जो है स्थापित कर दें जमीन में, तो उसके लिए ग्राउंडेड बोला जाता है। तो यहाँ पर है इंस्टीड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील्स टू डैश सेंटिमेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शैलो सेंटिमेंट्स, कि सतही सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे राष्ट्रवादियों ने अपने राष्ट्रवाद को नहीं स्थापित किया था, तो यहाँ पर शैलो बिल्कुल ठीक होगा। अगले ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं, तो शैलो सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी और ऑन ऑब्स्क्यूरनिस्ट अपील्स टू द पास्ट, they dash it in a hard headed and penetrating analysis of the complex mechanism, they rooted, controlled, drove, minded। दोस्तों rooted, root का मतलब होता है जड़, वर्ब फॉर्म में अगर इसको यूज करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, तो उन्होंने इंपेरियलिज्म को स्थापित किया था, तो दे रूटेड, ये यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, दे रूटेड इट, किस चीज को रूट किया गया है, इंपेरियलिज्म को रूट किया है। यहां पर ड्राइव का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है दोस्तों ड्रोव। नेक्स्ट है यहां पर माइंड का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है माइंडेड। यहां पर अपना लिखा हुआ है कंट्रोल का सेकंड फॉर्म कंट्रोल्ड। दोस्तों आप जानते हैं कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रित करना, तो यहाँ पर नियंत्रण से संबंधित नहीं है, किसी चीज को स्थापित करने की बात हुई थी, तो ये यहाँ पर ठीक नहीं है।
ड्राइव मतलब किसी चीज को चलाना, उसका सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर किसी चीज को चलाने को लेकर संबंधित बात नहीं थी, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं हो सकता। माइंड का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज पर सोच विचार करना, वर्ब फॉर्म में। अगर नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका मतलब दिमाग या मस्तिष्क से संबंधित होता है, वर्ब फॉर्म में इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज पर गौर करना या किसी चीज पर ध्यान देना। तो ये माइंडेड जो है ये यहाँ पर हमारा ठीक नहीं है। तो यहाँ पर रूटेड बिल्कुल ठीक होगा कि जो नेशनलिस्ट्स थे उन्होंने बहुत ही मजबूती से इंपेरियलिज्म को स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ। They rooted it in a hard-headed and penetrating analysis of the complex mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interests of the Indian people and British rule. The result was that they dash a common political and economic program. तो यहाँ पे result क्या मिला? The result was that they collapsed. Collapse का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का ढह जाना या किसी चीज का टूट जाना। दोस्तों बैनिश का मतलब होता है किसी को घर या देश से निकालना, घर या देश से निकालना। इवॉल्व का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का डेवलप होना, विकसित होना। अपरूटेड का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को उखाड़ फेंकना। तो दोस्तों यहां पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा इवॉल्व, कि दे इवॉल्व ए कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, कि उन राष्ट्रवादियों ने डेवलप किया भारतीयों और अपने बीच में एक कॉमन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम। और इसकी वजह से क्या हुआ, विच डैश रेदर देन डिवाइडेड, जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया उसने डिवाइड करने की बजाय, मतलब भारतीय लोगों को तोड़ने की बजाय क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो डिवाइडेड का अपोजिट क्या होता है, यूनाइटेड। तो उन्होंने भारतीय लोगों को यूनाइट कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, डिफिकल्ट, टफ। क्लासिफाइड वर्गीकरण करना। डिसॉल्व का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का अपने जो मूल स्वभाव है उससे टूटकर या हटकर छोटे भागों में हो जाना। तो दोस्तों यहां पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है यूनाइटेड होगा, कि इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम ने भारतीय लोगों को तोड़ने की बजाय क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्लोज टेस्ट अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें वो वर्ड या वो स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी है जो गलत है। दोस्तों कह रहा है ए डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन अमर्त्य सेन हैज टॉट इन इंडिया, ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों अमर्त्य सेन जो है ये एक भारत के बहुत वेल नोन अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग गलत है ये हमें बताना है। दोस्तों टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। डिस्टिंग्विश्ड दोस्तों अगर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करें जो कि यहाँ दिया हुआ है तो इसका मेनली मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल भी बोल सकते हैं, सफल या फिर महत्वपूर्ण। ब्रिटेन की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये स्पेलिंग जो है एकेडमिशियन, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बनेगी ACADEMICIAN, एकेडमिशियन। दोस्तों एकेडमिशियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फील्ड, मेनली साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेल नोन हो या जिसके पास काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड का नॉलेज हो, तो उसको हम लोग एकेडमिशियन बोलते हैं। तो दोस्तों ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई थी, करेक्ट स्पेलिंग मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये एक मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मीनिंग हमें बताना है। दोस्तों मुहावरा है एट वंस फिंगर टिप्स। हम लोग अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि ये चीज़ मेरी उंगलियों पर है। उंगलियों पर है मतलब उसके पूरी नॉलेज, पूरी डिटेल हमारे पास है। तो सिंपल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। याद रखना बहुत आसान है, बोलते हैं ये तो मेरी उंगलियों पर है। उंगलियों पर है मतलब फिंगर, इस टिप को, ये जो भाग है उंगली का इसको टिप बोलते हैं। तो ये तो मेरी उंगलियों पर है मतलब सब कुछ पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. इस कथन को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? कह रहा है हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस। जो दिमाग के या मानसिक रूप से जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए जो हॉस्पिटल होता है या वो स्थान जहां पर उनको इलाज मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों, ड्रगिस्ट का मतलब होता है वन हु सेल्स मेडिसिन्स। जो दवाइयां बेचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रगिस्ट बोलते हैं। शेल्टर का मतलब होता है दोस्तों सेफ प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पे आपको खतरे से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, आश्रय मिल जाता है, उसको शेल्टर बोलते हैं। असाइलम का मतलब होता है दोस्तों हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। दोस्तों, अजाइलम का एक और मीनिंग होता है क्या? कि किसी देश के अंदर कोई व्यक्ति है या कोई राजनेता है, वो सुरक्षित नहीं है, तो वो अपने देश को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा देश उन्हें कई बार शरण देता है, तो उसको भी हम लोग एजाइलम बोलते हैं। अक्सर वहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो बोला जाता है पॉलिटिकल अजाइलम। क्या बोला जाता है दोस्तों? पॉलिटिकल अजाइलम। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ की जो राष्ट्रपति थी या प्रधानमंत्री जो थी, वो वहाँ से देश छोड़कर भाग गई थी। तो उस समय ऐसा था कि शायद भारत उनको शरण दे, हालांकि उन्होंने दी नहीं थी बाद में। तो उसके लिए बोला जाता है पॉलिटिकल अजाइलम। अगला जो शब्द है दोस्तों वो है हैंगर। हैंगर का मतलब होता है बिल्डिंग टू कीप एरोप्लेन्स। वो इमारत जहाँ पे हम लोग हवाई जहाज को रखते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ पे हवाई जहाज को पार्क करके रखते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है दोस्तों? हैंगर बोला जाता है। तो ऑप्शन 3 अपना जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, इसके अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, हमें वो वर्ड चूज करना है जो इसको ठीक करे। कह रहा है द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। ये कह रहा है कि वो रोड जो दो राज्यों को कनेक्ट करती है इज ओवर क्राउडेड, वो बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा वहां पर लोगों का हुजूम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है। दोस्तों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लैंग्वेज में विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। दोस्तों, आपने बचपन से पढ़ा है जब भी आपको हैज मिल जाए, हैव मिल जाए या हैड मिल जाए, तो उसके साथ आपको यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कनेक्टेड दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल की यहाँ पर बात होगी दोस्तों। लेकिन सेंटेंस में आपको यहाँ इज नजर आ रहा है। इज जो है ये कौन से टाइम का सूचक है? तो ये प्रेजेंट टाइम का सूचक है। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्टेड को यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट भी नहीं यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट देखिए, रोड, ये कैसा है? सिंगुलर है। तो सब्जेक्टिव पार्ट अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ हैव नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन कटिंग से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये बनेगा दोस्तों द रोड विच कनेक्ट्स। वो रोड जो कनेक्ट करती है दो राज्यों को इज ओवर क्राउडेड, वो बहुत ज्यादा उस पर भीड़ है, बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें अंडरलाइंड वर्ड है, उसका एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। दोस्तों, कह रहा है द कमिटी डिपोज्ड हिम फ्रॉम हिज ऑफिस। दोस्तों, डिपोज का मतलब होता है किसी को पद से हटाना, किसी को किसी पद या पोजीशन से हटाना। टर्मिनेट हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक अच्छा वर्ड डिसमिस हो सकता है,
इसके लिए एक अच्छा वर्ड डिमोट भी हो सकता है दोस्तों। अब आपके लिए काफी इजी है, डिमोट का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रमोट। तो ये एंटोनिम हो जाएगा। प्रमोट का मतलब होता है दोस्तों किसी की पदोन्नति करना, जहां पर वो है वहां से ऊंचे पद पर उसको स्थापित कर देना। दोस्तों इंटरेक्ट का मतलब होता है किसी से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना। दोस्तों सेग्रीगेट का मतलब होता है चीजों को अलग करना, टू सेपरेट, चीजों को अलग करना, सेग्रीगेट। दोस्तों डेमोलिश का मतलब होता है टू पुल डाउन मेनली बिल्डिंग्स। दोस्तों बड़ी बड़ी इमारतों को ढहाना या गिराना, उसके लिए डेमोलिश बोला जाता है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका विलोम शब्द बताना है। कह रहा है रिया इज लाइक्ड बाय एवरीवन, रिया सबके द्वारा पसंद की जाती है। एज शी इज वेरी एमिकेबल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एमिकेबल है। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? मित्रवत, जो इजीली लोगों से मित्रता कर ले, फ्रेंडशिप कर ले, जिसका नेचर बड़ा अच्छा हो, जिससे लोग दोस्ती करना पसंद करें, उसको हम लोग एमिकेबल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? डेंजरस का मतलब आप जानते हैं खतरनाक। स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, फूल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अनफ्रेंडली हमारा एंटोनिम हो जाएगा। दोस्तों हेटफुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बहुत ज्यादा खराब या बेकार, उसको हम लोग हेटफुल बोलते हैं। कोई ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा घृणा हो, घृणित। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा खराब है, उसको हम लोग हेटफुल बोलते हैं। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। अगेन हमें एंटोनिम बताना है। शब्द है दोस्तों रेजिस्टेंस। दोस्तों रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू अपोज, किसी चीज का विरोध करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? टॉलरेंस हो जाएगा, मतलब किसी चीज को सहना। टू फेस समथिंग, टू फेस समथिंग विथ पेशेंस, धैर्य के साथ किसी चीज का सामना करना, किसी चीज को सहन करना। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों टेंडरनेस का मतलब होता है सॉफ्टनेस, कोमलता बोल सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है किसी चीज को लेकर जागरूक होना, जागरूकता बोल सकते हैं। कॉन्शियसनेस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। कह रहा है द रॉकी टेरेन मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनुअस। ये कह रहा है कि जो रॉक यानी चट्टान, तो चट्टानी जो रास्ता था उसकी वजह से जो चढ़ाई थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल या कठिन हो गई। दोस्तों स्ट्रेनुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट। वी कैन ऑल्सो से टफ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आराम से आपको पता है, थर्ड ऑप्शन इजी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिमांडिंग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मांग करे, बहुत ज्यादा चीजें मांगे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग डिमांडिंग बोल सकते हैं। दोस्तों लाइवली का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरपूर, एनर्जेटिक जो हो उसको हम लोग लाइवली बोलते हैं। हिंदी में हम लोग जिंदा दिल भी बोल सकते हैं। और दोस्तों इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा ताकत के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम मुहावरा आ गया है, उसका मीनिंग बताना है।
सेंटेंस है तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। दोस्तों इन डीप वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, इन ट्रबल और डिफिकल्टी। हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं बहुत कठिन समस्या में होना। दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? डीप का मतलब होता है गहरा और वाटर मतलब पानी। तो गहरा पानी कहाँ होता है? समंदर या नदी में। तो अगर आप समंदर या नदी में गहरे पानी में फंस गए हो तो ऑब्वियसली आप किस में हो? ट्रबल में हो, मुश्किल में हो, क्योंकि आप डूब सकते हो, मर सकते हो। तो इस तरीके से याद रख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इन ट्रबल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों यहाँ पर वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का हमें एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द। दोस्तों ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। हिंदी मीनिंग ब्यूटीफुल का खूबसूरत है। ब्यूटीफुल के लिए हम लोग और क्या बोल सकते हैं? अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? चार्मिंग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? कैरिज्मेटिक बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अल्यूरिंग बोल सकते हैं। तो ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे किसके? ब्यूटीफुल के। अब यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अगली। अगली का मतलब होता है जो भद्दा हो, जो खूबसूरत ना हो। दोस्तों पंजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल। बहुत जो तीखी गंध होती है उसको हम लोग पंजेंट बोलते हैं। मेनली ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वगैरह होते हैं, उनकी स्मेल जो है उसके लिए बोला जाता है पंजेंट। स्लाइमी का मतलब होता है दोस्तों मडी, मिट्टी या कीचड़ में सना हुआ। स्टिंगी का मतलब होता है दोस्तों कंजूस, और इसके लिए इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं क्लोज फिस्टेड। और एक और वर्ड या यूज कर सकते हैं, वो है माइजरली। तो ये इसके यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों अगली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। सेंटेंस है लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। दोस्तों इंटरेक्ट का मतलब होता है टू कम्युनिकेट, विचारों का आदान प्रदान करना, किसी से कनेक्ट होना, टू कनेक्ट। और क्या बोल सकते हैं? टू शेयर आइडियाज। ये मीनिंग होता है दोस्तों इंटरेक्ट का। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा डिसकनेक्ट, कि आप किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते। दोस्तों इंटर रिलेट का मतलब होता है आपस में दो चीजों को रिलेट करना, जोड़ना। कॉपरेट का मतलब होता है किसी को सहयोग करना, किसी को हेल्प करना। इंटरमिंगल, मिंगल का मतलब होता है दोस्तों मिलना। इंटर मतलब तो आपस में दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना या मिलना, उसको इंटरमिंगल हम लोग बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ब्रैकेटेड पार्ट को कौन सा पार्ट सबसे सही तरीके से रिप्लेस करेगा, ये बताना है। कह रहा है चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन विच विल आइडेंटिफाई दैम और देयर लोकेशन। कह रहा है बच्चों को जब भी वे ऑनलाइन रहें अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए, अपनी लोकेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए। अब यहाँ पर कह रहा है क्या विच विल लिखना सही है क्या? तो विल जो है बेसिकली फ्यूचर को इंडिकेट करता है, भविष्य की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि बच्चों को पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन नहीं देनी चाहिए, विच विल आइडेंटिफाई देम। तो ये कह रहा है कि जिससे उनके बारे में पता चले। तो हम लोग एक गैस कर रहे हैं कि अगर वो अपनी पर्सनल डिटेल्स दे देंगे ऑनलाइन तो उनकी लोकेशन के बारे में पता चल सकता है, जबकि ये तो बोल रहा है कि पता चलेगा। तो इसलिए विच विल यहां पर ठीक नहीं है। यहां पर दैट कुड है, व्हाट विल है, विच माइट लीड है, विच एवर कैन है। दोस्तों कुड जो मॉडल है ये लैंग्वेज में रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी
के लिए और हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेस पॉसिबिलिटी। मतलब किसी चीज की अगर कम संभावना हो या जब हम लोग एक अनुमान लगा रहे हों, गैस कर रहे हों, तब हम लोग मॉडल कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट होगा दैट कुड, कि चिल्ड्रन जो है उनको पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन नहीं देनी चाहिए, बिकॉज दैट कुड आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन, क्योंकि इससे उनकी लोकेशन का पता चल सकता है। तो हम लोग गेस कर रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट मॉडल यहाँ पर कुड हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिफीट इन द गिवन सेंटेंस। दोस्तों इसको तो एग्जाम में आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डिफीट का मतलब क्या होता है, हार। हार का अपोजिट आपसे बोला है, तो हार का अपोजिट होता है जीत, और यहां पर विक्ट्री। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, कह रहा है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ऑन 21st of April 1526, where Babur introduced cannon warfare and was able to gain victory on Delhi and subjugated Sultanate ruler Ibrahim Lodi। कह रहा है कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। कैनन का मतलब होता है दोस्तों तोप। तो पहली बार आप जानते हैं हिंदुस्तान में बाबर तोप लेके आया था और उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। सल्तनत काल खत्म हुई थी और फिर वहीं से मुगल काल शुरू हुआ था। तो दोस्तों डिफीट का अपोजिट विक्ट्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमें सेंटेंस का वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जो अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस कर सके। दोस्तों कह रहा है एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट्स सो आई रोट ए ईमेल टू हर। दोस्तों अंडरलाइन पार्ट पे फोकस करिए। दोस्तों जब मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं तो ईमेल के अंदर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पर लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी लैंग्वेज का वॉवेल है। फर्स्ट जो लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिंदी लैंग्वेज का वॉवेल है। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल ए ठीक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल ए का यूज़ हम लोग जब कॉन्सोनेंट का साउंड होता है व्यंजन का हिंदी भाषा के क ख ग घ ड़ इत्यादि तब इस्तेमाल करते हैं। स्वर के लिए आर्टिकल एन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ए के स्थान पर एन आएगा, तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आई रोट एन ईमेल टू हर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें वो स्पेलिंग बतानी है जो गलत है। दोस्तों कैटेगरी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कैटेगरी का मतलब वर्ग होता है, हाइजीन का मतलब साफ सफाई, क्लीनलीनेस, तो ये स्पेलिंग भी हमारी बिल्कुल ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब है किसी को बधाई देना, तो ये स्पेलिंग भी हमारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर है, क्योंकि एक्वायर की स्पेलिंग होती है ACQUIRE, ये वर्ब है। दोस्तों एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज को अपने नियंत्रण में ले लेना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना या अपने नियंत्रण में ले लेना। टू विन और अचीव और टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग। कोई चीज जीतना, कोई चीज प्राप्त कर लेना या किसी चीज पर अपना नियंत्रण कर लेना, उसको हम लोग एक्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट है वो बताना है। दोस्तों कह रहा है इट टुक 4 hours स्ट्रेट टू डैश द डील विद द रीजनल कंपनी। कह रहा है कि सीधे सीधे 4 घंटे लगे थे कंपनी के साथ डील को क्या करने में। तो टू परफॉर्म द डील, टू गेट द डील, टू क्लोज द डील, टू शॉप द डील। दोस्तों टू क्लोज द डील हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि दोस्तों टू क्लोज द डील जो है ये एक फ्रेज बनता है और इसका मतलब होता है टू कंप्लीट ए बिजनेस
प्रपोजल, कोई व्यापारिक प्रस्ताव हो उसको पूर्ण कर लेना, और सौदा जो है पूर्ण कर देना, सौदा खत्म कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं टू क्लोज द डील। तो ये फ्रेज बनता है, इसलिए हम लोग और किसी शब्द के साथ यहाँ जा ही नहीं सकते, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन क्लोज के साथ ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कीमती कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएं। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। अपना खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।